हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले कल, जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था ऑक्टेट रूल पढ़ा था। और ऑक्टेट रूल का जो है हम लोगों ने कहा था कुछ एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं। हमने आपसे बताया था कि ऑक्टेट रूल में क्या है, जब भी कोई एटम्स बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने के बाद वो अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहे गेन करके चाहे लूज करके वो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। इसकी ये टेंडेंसी जो होती है वही क्या कहलाती है, ऑक्टेट रूल। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो 8 नहीं होते हैं उसके बाद भी स्टेबल हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो आइए हम लोग इसी पे छोड़े हुए थे, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है भाई। तो ऑक्टेट रूल में का मतलब क्या यहाँ पे है, ऑक्टेट रूल का मतलब हर एलिमेंट जिसके भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। अगर 8 नहीं है तो वो अनस्टेबल होगा। सीधा सीधा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम ऐसे भी मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं, जैसे आप देखिए पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको ये मालूम है ना, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों अगर मिल जाए तो यहाँ पे कुल हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हुआ। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में इसका मतलब है यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं, और ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ यहाँ पे, कांट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है। और लेकिन ये स्टेबल होता है, बट इट इज स्टेबल। ऑक्टेट पूरा नहीं है लेकिन फिर भी स्टेबल है। तो ये सिर्फ ऑक्टेट रूल के हिसाब से ही अगर हम लोग स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं तो वो सही नहीं है। इसके आधार पे तो यही बात आप क्लियर निकल के आ रही है। ठीक है। अब जैसे देखिए हीलियम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, He2 मॉलिक्यूल। He2 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं वो भी स्टेबल होता है। हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या होता है, ऑक्टेट नहीं पूरा लेकिन स्टेबल है। तो सिर्फ ये कह देना आपकी ऑक्टेट के आधार पे ही आप किसी को स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर दे रहे हैं तो ये भी सही नहीं। और भी आइए मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अभी आप देखिए, आपको खुद आइडिया होगा। जैसे आपको मालूम है ग्रुप फर्स्ट के जो भी मेंबर होते हैं उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। ठीक। अगर ये किसी से कंपाउंड बनाएंगे, किसी से बॉन्ड बनाएंगे, जैसे देखिए LiCl, अगर LiCl का फॉर्मेशन हो रहा है तो LiCl में आप खुद गौर से देखिए, Li के पास 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। कुल मिला के इसके पास तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इसके पास क्या हो रहा है, डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है। इसके पास देखिए लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एटम कह रहे हैं, क्योंकि इसी से जुड़ रहा है Cl आकर के, और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और देखिए ऐसे एग्जांपल और भी लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे LiCl के अलावा BeCl2 लेते हैं, BeCl2 की बात करते हैं तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा Cl है, इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको देखें तो इसका तो 8 हो गया, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 8। इसका भी देखिए कितना हो गया, इस Cl का भी 8 हो गया। लेकिन इस बेरिलियम को अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम को गौर से देखें तो ये बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? देखो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, यानी इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट है। और आपको मालूम है ये कौन सा ग्रुप है? बेरिलियम ग्रुप सेकंड का मेंबर है। बेरिलियम ग्रुप सेकंड का मेंबर है। ऐसे ग्रुप 13 के मेंबर को लेते हैं, ऐसे ग्रुप 13 के मेंबर को लेते हैं। देखिए ग्रुप 13 में हमने ले लिया BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड की बात करते हैं। अगर बोरान ट्राइक्लोराइड की बात करेंगे तो बोरान के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के बैलेंस शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है भाई? 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखिए इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ये देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ये देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। Cl का ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो सेंट्रल एटम बोरान है उसका ऑक्टेट पूरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये बोरान एटम का ऑक्टेट जो है, बोरान का कितना है? सेंट्रल एटम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो आप जानते हैं ये क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे मॉलिक्यूल स्टेबल हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी ये सारे मॉलिक्यूल स्टेबल हैं, तो ये इंडिकेट करता है सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देख करके आप किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये सारे के साथ इसका मतलब है जितने भी ग्रुप फर्स्ट के मेंबर, जितने भी ग्रुप सेकंड के मेंबर, जितने भी ग्रुप थर्ड के मेंबर होंगे, उनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होगा? हमेशा इनकम्प्लीट होगा। और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं भाई। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उसे हम लोग नाम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस सब चीजों। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो जो ऑक्टेट है यहाँ पे सेंट्रल एटम का, वो एक्सपैंड करेगा। और ये जानते कौन कौन से ग्रुप में आएंगे? ये आएगा जैसे ग्रुप 15 के मेंबर, और वो भी ग्रुप 15 का कौन सा? फास्फोरस से ऊपर वाले हैं, ग्रुप 15 के मेंबर। और ग्रुप 16 का मेंबर कौन सा? ऑक्सीजन से ऊपर वाले। ऑक्सीजन क्या? सल्फर ग्रेटर देन सल्फर, ये ठीक है। ये आपके जो है इसमें आएंगे। आयोडीन की बात कर रहे हैं, ग्रुप 17 में आयोडीन आएगा। ये सब जो है ऑक्टेट रूल को जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल करते हैं। मतलब इसमें जो सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा क्या होगा? उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पाए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है, फिर भी वो स्टेबल है। तो आइए देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे PCl5, PCl5, SF6, IF7, आप समझ रहे हैं? अगर आप ध्यान दीजिए, फास्फोरस के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इसके साथ बॉन्ड बनाए Cl, ध्यान दीजिएगा Cl 1 2 3 4 5, Cl के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 है, ये 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 हो गया। हो गया भाई। अगर आप प्रत्येक एटम की बात करिए, ये कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। 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 और ये आपका कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। ये सीधा सीधा 8 हो गया। अब जब फास्फोरस लेगा तो जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब यहां पे फास्फोरस के पास देखिए, फास्फोरस के पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम फास्फोरस है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट 8 से ज्यादा पाया गया। ऐसे आप देखिए एक बॉन्ड में इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, और अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो आप अगर इस चीज को ऑब्जर्व करिए तो टोटल नंबर यहां पे कितना हो जाएगा। सल्फर का देखिए 6 दूना 12, इसमें देखिए 7 दूना 14, यानी अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है भाई। सल्फर के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 बॉन्ड बनेगा, यानी फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब ये जैसे आपके दिमाग में आ रहा है ये स्ट्रक्चर हमें कैसे मालूम है, ऐसे बनेगा, ये सब रूल है, आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो इसके पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जानते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, बॉन्ड वाला P Cl 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 और ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। इस सेंट्रल एटम कितना है फास्फोरस, और फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10। वैसे यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है आपका, सेंट्रल एटम कौन है सल्फर, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे IF7 की बात करते हैं। अगर हम लोग IF7 की बात करें, IF7 में जो है लाएंगे तो देखिए क्या आएगा, एक बना दे रहे हैं ऊपर। IF7 में 7, आयोडीन में बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे बॉन्ड बनता है 7। ये सब हाइब्रिडाइजेशन जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग को आएगा कैसे बॉन्ड बनता है, स्ट्रक्चर कैसे ऐसे बनता है 7। तो यहाँ पे देखिए 7 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल का जो है क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल है। सब के सब जो है ये सब एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल है भाई, इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से इसको। हुआ भाई। कुछ और भी ऐसे मॉलिक्यूल देखेंगे, H2SO4 जैसे होता है, H2SO4 में भी इसी तरह का सिचुएशन पाई जाती है। अगर हम लोग H2SO4 को देखें तो H2SO4 में भी हमारे पास जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए अगर इसी को हम लोग ऑब्जर्व करें, H2SO4 का यही बना देना बीच में ही, H2SO4 को अगर देखिए तो H2SO4 में भी आप देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखिए 1 2 और 4, 2 2 4, ये एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, सल्फर 12 होगा, अभी दिखाया था कहीं पे, ये सल्फर हमेशा 12 इलेक्ट्रॉन वाला होगा, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जहां पर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइपरवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड। सच कंपाउंड आर कॉल्ड, सच कंपाउंड इन विच मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन
are present on central atom called hypervalent compound. हाइपरवैलेंट कंपाउंड इसे कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरवैलेंट कंपाउंड भाई, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जैसे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको एग्जांपल, देखिए NO, NO2, ऐसे आप समझिए। नाइट्रोजन के 7 होता है ना, 2 और 5। ऑक्सीजन है कितना होता है? 8, 2 एंड 6। बैलेंस को जोड़िए इलेक्ट्रॉन, कितना आया? 11 ही तो आया, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हुआ। ऐसे ही NO2 को अगर देखेंगे, NO2 के लिए नाइट्रोजन 7, 2 एंड 5, ऑक्सीजन 8, 2 एंड 6। कई ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2 इंटू 2, और कुल मिला कितना हो जाएगा? 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ 11 है, 17 है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसे कह रहे हैं। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और जबकि ऑक्टेट नहीं पूरा है। इसका मतलब है कि ये सब किस में आएंगे? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में आएंगे, जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये सब अभी लुईस डॉट सिंबल पढ़ा जाएगा तो उसमें और अच्छे से समझा जाएगा कैसे बॉन्ड बन जा रहा है, कैसे क्या। देखिए यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, 2 2 4, और 2 बॉन्ड का मतलब 4, 2 2 4, 4 8, 8 2 10, और 1 11 आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए हैंड डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, 1 इलेक्ट्रॉन। ये NO2 कैसे बनता है? देखिए 6 4 10, 10 4 14, 6 4 10, 10 4 14, 2 16, 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब लुईस डॉट सिंबल अभी पढ़ा जाएगा, मॉलिक्यूल का बताएंगे उसमें। इस तो आपके टूल आ गया, एक्सेप्शन उसका दिखाना था, इसलिए इसको ले आना पड़ा आगे, लेकिन ये जाए रही। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आएंगे धीरे धीरे, फिर इसी में मॉलिक्यूल का लुईस डॉट सिंबल, फिर आयन का लुईस डॉट सिंबल, और फिर इस तरह के मॉलिक्यूल को आप देखते हुए आगे आएंगे। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम से ही पता चल रहा है आयनिक बॉन्ड, आयंस के बीच में बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कहां बनता है जानते ही हैं, अभी बताते हैं आपको। या इसी को दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कुछ चीजें आपको बताएंगे जो बुक में भी नहीं दिखाई दे रही हैं, और उसकी चर्चा भी किया जाएगा किस हिसाब से ऐसा हो रहा है। जैसे पढ़ते वक्त आपको ये दिमाग में आपके आएगा, या हो सकता है आपसे स्लिप कर जाए, लेकिन ये चीजें अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये वास्तव में होता है। ठीक, तो पहली चीज तो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? आयंस। आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको चाहिए क्या? रिक्वायर्ड आयन, रिक्वायर्ड आयंस। और वो भी आयंस कौन कौन से? एक कैटायन चाहिए और एक एनायन चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन ये। तो कैटायन जो होता है वो हमेशा कौन होता है? मेटल होता है। मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यानी आपको एक मेटल चाहिए। और एनायन होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? नॉन मेटल होता है। तो इसका मतलब है दूसरा आपको क्या चाहिए? नॉन मेटल चाहिए। तो दो चीजें हो गई, आपको आयन चाहिए। आयन किससे बनेगा? मेटल से कैटायन बनेगा, और नॉन मेटल से एनायन बनेगा। इतनी चीजें हो गई। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें आप जानते हैं यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
मेटल टू नॉन मेटल, ये कंडीशन है। यहां पे मेटल से नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, और जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा तभी जो है कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन यहां पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और हम लोग जो है अभी एक बात लेने चल रहे हैं, हो सकता है आपको दिमाग में ये बात आ भी रही हो या ना भी आ रही हो। हम लोग ये मानते हैं कभी भी अब अगर NaCl को देखा होगा तो आपने कभी NaCl, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, NaCl को ऐसे नहीं लिखा हुआ कहीं पाएंगे। NaCl एक सिंगल डंडा और Cl, ठीक है। आपको मालूम है ये जब हम हाई स्कूल में थे तो हमें इसका मतलब नहीं मालूम था कि एक डंडे का मतलब क्या होता है। ये जो बीच में डंडा बन जाता है दो एटम्स के बीच में, यानी जैसे ये बन गया, देखिए हाई स्कूल की बात बता रहे हैं हम। ये जब हमको हमारी सिस्टर पढ़ाती थी, हमारी सिस्टर हमसे ज्यादा मतलब आगे थी, तो हम उनसे कहते हैं हमको कुछ ना बताओ, हमको सिर्फ ये बताओ कि ये डंडा क्या है, ये डंडे का मतलब क्या है, पहले ये समझाओ तब हम आगे कुछ समझ पाएंगे। तो वो हमको इसका मतलब बताती थी, जो भी बताया हो अब उस समय तो याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब हम समझने के बाद जो है तो हम अपने आप को ये समझ, जैसे हमको समझ में आया कि ये डंडे का मतलब क्या है, हम ये मान के चलते हैं आपको भी समझ में आना चाहिए। इस डंडे का मतलब, एक डंडे का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी जो अगर डंडा बना है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई होगी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, कभी भी आपने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है। तो वास्तव में एक्चुअली हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, आयनिक बॉन्ड बनता ही नहीं। एक्चुअली आयनिक बॉन्ड, अब आपको लग रहा होगा अरे आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं और आयनिक बॉन्ड बनता ही नहीं, कौन सी बात हो गई। एक्चुअली आयनिक बॉन्ड कांट फॉर्म बिटवीन आयंस, ऐसे आप एग्जिस्ट नहीं करें। अब भाई आपको आइडिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हैरान ना होइए, ठीक है भाई। यहां पे आयनिक बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी आयनिक बॉन्ड आयनों के बीच में पाया नहीं जा रहा। इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इसी चीज को हम लोग देखें, ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहां कह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल लेते उसे समझाने का प्रयास करते हैं। Na है, Na के बैलेंस सेल में 2 8 1, और Cl है, Cl के बैलेंस सेल में 2 8 7, यही तो हुआ। अगर ये Na चाहे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो लुईस डॉट सिंबल कल पढ़े थे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में तो एक क्रॉस बना दिया, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट दिखा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। और आप जानते हैं जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो बनेगा क्या, देखिए Na+ बन गया। जो Na+ है वो किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में ही तो रहेगा, और ये 2 8 हो जाएगा। और Cl- जो है वो भी किस फॉर्म में रहेगा, गैसेस फॉर्म में रहेगा, और ये 2 8 8 हो गया, 2 8 8 हो गया, यही तो हुआ ना। अब क्वेश्चन है, अभी आपने पढ़ा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पढ़ा, ऑक्टेट रूल में आपने यही तो कहा है, नोबल गैस के बारे में यही तो पढ़ा है, 8 पूरा हो गया तो वो स्टेबल हो गया, और जब स्टेबल हो गया तो फिर बांड क्यों बनाएगा, फिर बांड उसे बनाने की क्या जरूरत है भाई। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में कन्वर्ट हो गया, वो Cl- इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। और दोनों का अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो फिर इसे इलेक्ट्रॉन लेने, इसे बांड बनाने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं, यही तो है मतलब। तो यहां पे इसका मतलब इनके बीच में बांड बनना ही नहीं चाहिए। तो आपके दिमाग में तो यही आना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो आपको मालूम है ये तो चार्ज है ना, ये चार्ज है, चार्ज आयन जो है एक दूसरे के, जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और जैसे ही पास आएंगे इनके बीच में जान रहे क्या होगा, इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही तो पढ़ा है। और वो क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो पढ़ा होगा आपने, कूलाम्बिक फोर्स। तो जो प्लस और माइनस आयन है ये जब एक दूसरे के पास आएंगे, एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे, तो आपको मालूम है किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, इनके बीच में क्या बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बॉन्ड नहीं बन रहा है, दो आयनों के बीच में फोर्स लग रहा है, दो आयनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है। और ये जानते हैं ये NaCl अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NaCl अब ये आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये आयन एक दूसरे से जुड़ गए, तो अब ये सॉलिड, अभी देखिए जो सोडियम आप लिया है वो गैस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, कैटायन और एनायन में, गैस फॉर्म में। जब ये जुड़ेंगे इनके बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स लगने का मतलब इनके बीच से एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जैसे ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब ये पास आए, भाई आयन अभी गैस फॉर्म में दूर दूर है, तो जब पास आएंगे तो आर की वैल्यू देखिए क्या हो रही है, आयन है गैस के रूप में है, दूर दूर है। अब जैसे सॉलिड के रूप में गए तो इसका मतलब पास आए, पास आने का मतलब आर की वैल्यू कम हुई। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब एफ ज्यादा होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो जो आयन गैस फॉर्म में है वो किसमें पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। और जैसे ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी, और कोई भी सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और इस तरह से NaCl सॉलिड जो है ये स्टेबल हो जाता है। फिर समझ लीजिए क्या चीज हमने कहा, हमने कहा इनके बीच में NaCl के बीच में कोई बांड नहीं बनता है। बांड न बनना ये इंडिकेट करता है कि Na और सिंगल बॉन्ड Cl हम नहीं लिख सकते, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस गैसियस फॉर्म में है, तो वो एक दूसरे के बीच में जैसे ही पहुंचेंगे, चूंकि आयन है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जैसे ही आयनों के बीच डिस्टेंस कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू कम होगी तो एफ बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, तो उससे NaCl गैसियस फॉर्म से, गैसियस आयन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे वह स्टेबल हो जाएंगे, और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करेंगे। डॉट सिंबल इस कंपाउंड का, जैसे NaCl का बनाने चल रहे हैं भाई, NaCl का भी आप लोगों ने पढ़ा ना, NaCl का बनाने चल रहे हैं, तो Na के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na के बैलेंस सेल में भी बताया 281, Cl के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 287। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अब इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस दिखा सकते हैं, ठीक। और इनके बीच में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दिखा दीजिए। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, आयनिक फोर्स। आयनों को बांधे हुए है ना, आयनिक फोर्स। भाई अब दूसरा एग्जांपल देखिए MgCl2 के लिए। MgCl2 को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो Mg के बैलेंस में 282, Cl के बैलेंस में 287, तो 7 इलेक्ट्रॉन है ही है। तो ये अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे, तो यहाँ Mg पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2+, और Mg पे अगर 2+ आ जाएगा तो आप इसको चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो Mg 2+ हो जाएगा,
और उसके बाद Cl माइनस जो है इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाई देगा, Cl माइनस 8 इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाई देगा, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा भाई, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, Mg2+, और ये जो Cl माइनस है 8 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, और इसको बना दीजिए ट्वाइस, इसको ट्वाइस कर दीजिए। आप ट्वाइस कर देंगे तब भी ये हो सकता है, इसमें हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नॉर्मली इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक। चाहे आप जैसे भी दिखाना चाहें इसको आप दिखा सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि Mg को जो है Mg को Mg2+ में कन्वर्ट होना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और 2Cl माइनस 2Cl को 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2Cl माइनस में कन्वर्ट होना, ये सीधा सीधा रूल है। और जब Mg+ और Cl माइनस एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी में एक टर्म दिया है वैलेंसी, हमने बताया ना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अभी आपने बताया ना आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है कोई भी एलिमेंट, ठीक, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और लूज कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कार्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। बहुत सिंपल चीज है, आप सिर्फ आप जब तक नहीं पढ़े तभी तक आपको जान लीजिए दिक्कत है। जैसे देखिए ग्रुप फर्स्ट के लिए फिक्स है, ठीक है भाई, ग्रुप फर्स्ट के लिए इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है 1 होगी। ग्रुप सेकंड के लिए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी क्या होगी, 2, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। ग्रुप 13 की बात करते हैं, 13 को लीजिए, इसके बैलेंस सेल में ग्रुप 13 की अगर बात करिए, इनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, तो ये कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, 3, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कितना हो गया, यहाँ पे 3 बना सकता है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कौन सा एलिमेंट लेते हैं जानते हैं, इसमें एल्युमिनियम गैलियम इन्हीं सबको ऑब्जर्व करते हैं, एल्युमिनियम गैलियम इन्हीं सब के लिए बातें हैं। और 14 की डिफाइन ही नहीं, 14 की इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत वेरिएट करती है, इनके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कांट डिफाइन, इलेक्ट्रोवैलेंसी कांट डिफाइन। अगर 15 की हम लोग बात करते हैं, 15 के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं 5 8 में से क्या करिए, 5 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर नहीं सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसकी कोवैलेंसी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरह से अगर 16 ग्रुप की बात करें तो 16 के बैलेंस सेल में 6, और 6 में से आप क्या करें, 8 में से 6 घटा देंगे, कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, 2, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना संभव नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना वो संभव है, आसान है। तो इस वजह से अब जितना भी आएगा, इसके बाद ग्रुप 17 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो है 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी
इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो 1 ऑब्जर्व करते हैं भाई, ये ध्यान रखिए। ठीक है भाई, तो ये कुछ इलेक्ट्रोवैलेंसी है जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, जिनको आप नॉर्मली पढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में जो होगा वो ये होगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने काउंट नहीं किया, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, यानी बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है, आपसे बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल होती है, वेरिएबल इन द सेंस कि चूंकि इनकी वैलेंसी जो होती है वो 2 से लेकर 7 तक वेरिएट करती है, तो वो डिफाइन, आप किसी एलिमेंट को पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी इतनी ही होगी, क्योंकि जहां d ऑर्बिटल आ जाता है उसकी वैलेंसी बहुत चेंज होती रहती है। तो वो जब आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब आइए चलते हैं हम लोग, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है भाई, टेक्स्ट बुक को कंसीडर करते हुए हम चल रहे हैं भाई। टेक्स्ट बुक में जो जो चीजें हैं कोशिश करते हैं वो आपको पढ़ा दिया जाए, जिससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। और जितने भी कंपटीशन है वो टेक्स्ट बुक को ही कंसीडर करते हैं भाई। टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन जो है अपने आप में जो है, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भरा हो, वैसी होती है। तो इसलिए आप एक एक लाइन को टच करते हुए चलिए, किसी भी लाइन को छोड़ने का प्रयास ना करिए। जो भी चीज पढ़िए उसको अंडरलाइन करते हुए उसकी मीनिंग को समझते हुए तब आगे बढ़िए। गागर में सागर जिससे फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर आप खुद ध्यान दीजिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? फॉर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के लिए आपको चाहिए कैटायन और आपको चाहिए एनायन, यही तो चाहिए। कैटायन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और एनायन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनायन बनता है और आयनाइजेशन एनर्जी से क्या बनता है? कैटायन बनता है। तो जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर हमें मालूम है कैटायन चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर हमारा एनायन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के से रिलेटेड बातें मालूम होनी चाहिए। या सीधे सीधे कहिए कि आयनिक बॉन्ड के लिए हमें कैटायन और एनायन चाहिए, तो कैटायन जल्दी बन जाए, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, एक फैक्टर तो ये हो गया। एनायन जल्दी बन जाए, एनायन जल्दी बनने का मतलब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा हो। तो 2 फैक्टर तो आपको यही पता चल गए। पहला फैक्टर कौन सा हो गया? पहला फैक्टर हो गया कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहली फेवरेबल कंडीशन क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि तभी कैटायन का फॉर्मेशन होगा। जब आयन जो है आयनाइजेशन एनर्जी यानी मेटल, क्योंकि कैटायन कौन बनाता है? कैटायन तो मेटल ही बनाता है भाई ना। मेटल, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो कैटायन फॉर्म होगा इजिली, और कैटायन अगर इजिली फॉर्म होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन है। ये फेवरेबल कंडीशन एक तो ये हो गया, ठीक है भाई। और आपको मालूम है कि जो मेटल होता है वो मेटल अगर किस फॉर्म में रहता है? आइसोलेटेड गैसेस एटम। इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकला और ये किस फॉर्म में हो गया? इलेक्ट्रॉन। और यहां आपको जो एनर्जी चाहिए ना, ये कौन सी प्रोसेस हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी।
और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ये एनर्जी यहां चाहिए, इसलिए ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक। क्योंकि मेटल आइसोलेटेड गैसेस, मेटल एटम के बैलेंस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और निकालने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक। इसका मतलब है अगर आप कोई चीज कम एनर्जी देने पर कोई काम हो रहा है, ज्यादा एनर्जी देने पर कोई काम हो रहा है, तो कम एनर्जी वाला ज्यादा फेवरेबल होगा। तो ऐसे मेटल जिनकी हमेशा एनर्जी लो होगी वो आसानी से कैटायन बनाएंगे, और जब कैटायन आसानी से बनेगा तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होगी। और आप जानते हैं, आपको मालूम होगा, फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यानी फॉर एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसीलिए दे फॉर्म व्हाट, आयनिक कंपाउंड। जैसे आपसे कोई पूछे क्यों अल्कली अल्कलाइन या एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये आप एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़े हैं एस ब्लॉक की, आयनिक बॉन्ड, तो बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कैटायन की जरूरत होती है, और कैटायन वही आसानी से बनाएगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, और एस ब्लॉक के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है, और इसी वजह से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पहली कंडीशन आपकी हुई। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी हाई होनी चाहिए। एक तो हुआ लो, और अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको आसान लग रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आपको पहले यही समझना हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जब भी कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम यानी नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें से एनर्जी इवॉल्व होती है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल के पास ये कंडीशन होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। तो क्या करेगा, एनायन इजिली फॉर्म, हाई होनी चाहिए, सॉरी, हाई होगी तो एनायन इजिली फॉर्म होगा, और एनायन अगर इजिली फॉर्म होगा तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन हो गया, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए ये फेवरेबल कंडीशन हो गया है। ठीक है भाई, जैसे देखिए एक्स है, एक्स गैसियस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन लिया आपने, एक्स माइनस गैसियस फॉर्म में हो गया, तो यहां एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा EGH लिखा शार्ट में, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा EGH। ठीक है भाई, डेल्टा EGH से डिनोट करते, ये ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा EGH है यहाँ पे, डेल्टा EGH की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कहा हमने कि चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, यानी ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें से हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ऐसे कैटायन, ऐसे मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, और ऐसे नॉन मेटल जिनकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी, वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दो कंडीशन हुआ क्या होती है हैलोजेंस की। हैलोजेंस है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजेंस है। हैलोजन के अलावा ऑक्सीजन फैमिली भी है, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजेंस है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसी वजह से दे फॉर्म व्हाट, आयनिक कंपाउंड।
ये ध्यान रखिएगा। भाई NaCl, KCl, LiCl ये सब आपके जो कंपाउंड है ये सब हाइड्रोजन और अल्कलाइन अर्थ मेटल ही मिलकर बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट है तीसरा इसका कंडीशन जो है, तीसरी फेवरेबल कंडीशन है लैटिस एनर्जी। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, बहुत शार्ट में आप देखिए लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। अभी आपको बताते हैं, हाई लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए। लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हाई। अब लैटिस एंथैल्पी समझ लीजिए क्या होता है, अगर हम लोग समझाना चाहें आपको, देखिए 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होना चाहिए। 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होना चाहिए। और आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा तो किससे होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन कौन कौन होंगे? कैटायन और एनायन। ठीक, कैटायन और एनायन। जब कैटायन और एनायन आपस में मिलेंगे तो 1 मोल, देखिए यहां सॉलिड बन रहा है, और जो आयन होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? गैस फॉर्म में रहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, गैस फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे ही गैस फॉर्म के आयन मिले और पास आ गए, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बताया था वहां पे शुरुआत में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। और इसे हम लोग दिखाते कैसे जानते हैं? डेल्टा लैटिस H। ये सब पढ़ा जाएगा अभी तो इस फैक्टर में है। डेल्टा लैटिस H, डेल्टा लैटिस H मतलब अगर ये ज्यादा एनर्जी निकल रही है, देखिए ध्यान से, ये ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो इसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो गई। ये ज्यादा निकल रही है तो इसका मतलब ये मिनिमम एनर्जी स्टेट हो गया। और मिनिमम एनर्जी स्टेट मैक्सिमम स्टेबल होता है, ये कल भी हमने चर्चा किया था। तो इसका मतलब ये 1 मोल आयनिक सॉलिड जो है एक स्टेबल हो गया। देखिए जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl सॉलिड बनना है और वो भी कितना? 1 मोल। ये कंडीशन है 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मोल से। और इसका कांस्टेंट आयन कौन होगा? Na+ गैस फॉर्म में और Cl- गैस फॉर्म में। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को आपने क्या नाम दिया? लैटिस एनर्जी। उसी को क्या नाम दे रहे हैं? लैटिस एनर्जी। इसका मतलब है अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो ऑटोमेटिक है जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। ये सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आइए हम दिखाते हैं आपको इसी NaCl का ही एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास। तो हमने आपसे कहा कि हम लोग एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। जो आपने एग्जाम्पल लिया उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि NaCl के फॉर्मेशन के लिए पहले हमें कैटायन चाहिए। तो कैटायन बनता कैसे है? पहला स्टेप देखिएगा, Na गैस फॉर्म में हो और Na से Na+ बनने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी की। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज करती है उसकी वैल्यू है 495। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 495.8 किलो जूल पर मोल। ये पहला स्टेप हुआ। और ये कैसा है? ये आपको मालूम है एंडोथर्मिक। ये पहला स्टेप जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में आप देखिए Cl गैस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- गैसियस फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, चूंकि वो तो आपका कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो निगेटिव होती है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है -348
7 किलो जूल पर मोल, ये है। अब इसके बाद देखिए दोनों आयन हैं, आयन के फॉर्म में आ गए, तो तीसरा जो है Na प्लस गैस और प्लस Cl माइनस गैस, ये जब मिलेंगे तो NaCl सॉलिड बन रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है, आप खुद देखिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू -788 किलो जूल पर मोल, -788 किलो जूल पर मोल होता है। अब नेट इफेक्ट आप एबव 3 देखिए, मतलब सीधे सीधे सोडियम गैस लिया, ठीक, सोडियम गैस लिया और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो Cl ले लिया, तो सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया है, सोडियम प्लस, और सीधे सीधे देखिए Na और Cl गैस, Na गैस Cl गैस, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है NaCl सॉलिड में, NaCl सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को पूरा होने में अगर आप कंबाइन करके देखिए तो सेकंड और थर्ड स्टेप एक्सोथर्मिक है, और फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, ये एक्सो है भाई, ये एक्सो है और ये भी एक्सो है। आपको मालूम है जो सेकंड और थर्ड स्टेप का कंबाइंड इफेक्ट है वो इतना ज्यादा एनर्जी होती है कि वो पहले स्टेप को कंपनसेट कर देती है, और कंपनसेट करने की वजह से द नेट एनर्जी ऑफ ऑल दी 3 स्टेप, द नेट इफेक्ट of above 3 steps, the energy is equal to 644 के लगभग आएगी, 640.9 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है इवॉल्व, इतनी एनर्जी इवॉल्व हो रही कंपनसेट होने के बाद, ठीक है। और ये एनर्जी इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। NaCl सॉलिड के फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी इवॉल्व हो, मतलब वो ये दोनों में एनर्जी, इस एनर्जी को कंपनसेट भी कर दे रही है। इसका मतलब है जितना ज्यादा कंपाउंड से एनर्जी रिलीज होगी वह कंपाउंड उतना ही इजी गोइंग फॉर्म होगा, ठीक है, इजी गोइंग फॉर्म होगा। कहने का मतलब है इस प्रोसेस में जो एनर्जी है ये दोनों कंबाइंड इफेक्ट करके इस एनर्जी को कंपनसेट करती है, उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी रहती है कि वो एनर्जी इवॉल्व होती है और NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं हायर द लैटिस एंथैल्पी, जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, हायर द लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। सीधे सीधे हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे, जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, चीजों को समझ के समेट के आगे बढ़िए, अच्छा हो आपके साथ, आप अच्छा करें, यही हमारा विश्वास आपके साथ जुड़ा है।